नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मौर्य काल के टाइम पीरियड की, तो जो मौर्य काल का टाइम पीरियड था वह था आपका 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वह था आपका पढ़। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट करेंगे, अक्सर एग्जाम में आता है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे आपके विशाखादत्त या विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी, ऐसा नहीं है, देव प्रियदर्शी। ठीक है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव प्रियदर्शी था? वह था आपका मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, महान अशोक। कौटिल्य या चाणक्य भी उनका नाम था, किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वह था आपके चाणक्य। और इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र आपका अर्थशास्त्र नहीं, वह आपकी राजनीति से संबंधित है, साम्राज्य या राज्य की राजनीति से संबंधित है, नाम पे मत जाइएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वह है आपका बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वह थी कारुवाकी। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी। ठीक है, किसका प्रयोग किया था? मागधी भाषा का। आगे हम बात करें, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, इंपॉर्टेंट करिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए, नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन किस पहलू पर प्रकाश डाला गया हुआ अगर हम देखें तो वह है राजनीतिक नीतियाँ। क्या है आपकी? राजनीतिक नीतियाँ। आगे बात करें, सांची का जो स्तूप है किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अगर थोड़ी सी युक्ति ज्ञान के बारे में देखें तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो सांची है वो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर, ठीक है, बराबर क्या है आपका? यह गुफा है, पहाड़ी है। बराबर की पहाड़ी पर या बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में जो बराबर की पहाड़ियों के ऊपर जो गुफा बना था या बराबर की गुफा जिसको हम कहते हैं, वह आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वह रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है आपका भामरू स्तंभ। ठीक है, जितने भी पॉइंट है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो वह मौर्य ने। नंदवंश के जब समाप्ति होती है, ठीक है, उसके बाद आपका मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? वह था आपका इंडिका। इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है, ठीक है, वह है क्या? इंडिका। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। और आगे बात करें, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है आपका विशाखदत्त। ठीक है, कौन है? विशाखदत्त। और इंडिका के लेखक कौन है? आपके मेगास्थनीज। अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में टिमेकस भारत आया था? तो वह था आपका बिंदुसार। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त होते हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, कहाँ है? पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधिक आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वह थे आपके सम्राट अशोक। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि से। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, यह मेंशन करना मुश्किल है बुक में कि कौन सा प्रश्न कितनी बार आया है, लेकिन मोटी मोटा एक बार मेंशन हो जाता है। जैसे देखिए इसमें यूपीपीसीएस में आया है, आईएएस में भी आ चुका है। तो अशोक की शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। युक्ति ज्ञान के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों, ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि में का उद्घाटन किया। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था, भामरू स्तंभ, अभी ऊपर हमने चर्चा किया भी था। अगर हम बात करें यहाँ पे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, ऊपर चर्चा हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट करिएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो वह थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में है? आपका अशोक के 14वें शिलालेख में। किसमें है? आपके 14वें शिलालेख में। आगे हम बात करें, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन? यूनानी राजदूत आपका मेगास्थनीज। ये 13वां है, इसको मैं 14वां पढ़ दें। 13वें शिलालेख में है। ठीक है, 13वें शिलालेख में वर्णन है। आगे हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुरमय कहा जाता। तुरमय, जो अशोक का समकालीन एक व्यक्ति था तुरमय, वह कहाँ का राजा था? वह था आपका मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वह है आपका 15 अधिकरण। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देखेंगे थोड़ा सा और। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। दूसरा एवं 13वें शिलालेख से हमको संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। इंपॉर्टेंट करिएगा। अशोक ने मनसेहरा, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान, एवं शहबाजगढ़ी, जो भी उसका लोकेशन प्रेजेंट में पाकिस्तान है, से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन दो शिलालेखों में अशोक ने खरोष्ठी का, ज़्यादातर ब्राह्मी का हुआ था, लेकिन इन दोनों में खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।